गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में अपन ने डेफिनेशंस, उसके साथ साथ इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, देन कुछ टेक्निक्स, उसके साथ साथ लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स डिस्कस किया था अपन ने। अभी जो पहला पॉइंट है कलेक्शन ऑफ डेटा, उसमें टाइप्स ऑफ डेटा के बारे में जानेंगे, देन हाउ टू कलेक्ट प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, उसके बारे में भी जानेंगे और आगे चलते जाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट विथ our today's topic, that is types of data. Now types of data में नेचर में दो प्रकार के, वन इज एट्रीब्यूट एंड अनदर इज वेरिएबल। एक को बोलते हैं एट्रीब्यूट और एक को बोलते हैं वेरिएबल। अब एट्रीब्यूट यानी क्या कि दोज कैरेक्टरिस्टिक्स विच कैन नॉट बी न्यूमेरिकली मेजर्ड, कि ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स डेटा के, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो मेजर नहीं कर सकते हम न्यूमेरिकली, दोज आर कॉल्ड एज एट्रीब्यूट्स। उसको हम क्या बोलते हैं? क्वालिटीज। एंड characteristics or number or quantity that can be measured or counted, those are called as variable. Characteristics which are not measurable, then it is called as attributes, उसके हम बोलते हैं qualities, like honesty है, beauty है, intelligence है। these are all types of qualities या types of attributes, उसको measure नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। और ऐसे डेटा के कोई characteristics जो नंबर में स्पेसिफाइड किया है या जो क्वांटिटेटिव फॉर्म में है, उनको हम डेफिनेटली मेजर कर सकते हैं, तो दोज आर कॉल्ड एज वेरिएबल्स। उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे मार्क्स है या नंबर ऑफ बॉयज़ है, नंबर ऑफ गर्ल्स है, तो ये वेरिएबल्स में आ जाएगा। बट ऑनेस्टी, ब्यूटी, इंटेलिजेंस, ये सारे चीज़ जो है वो एट्रीब्यूट्स में आ जाएगा। अभी वेरिएबल्स में भी देर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल। वन इज कॉल्ड एज नॉन कंटिन्यूस वेरिएबल, उसके हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट वेरिएबल। एंड अनदर इज कंटिन्यूस वेरिएबल, ठीक है ना। तो वेरिएबल में दो प्रकार आते हैं, एक नॉन कंटिन्यूस वेरिएबल दैट इज डिस्क्रीट वेरिएबल, दूसरा कंटिन्यूस वेरिएबल। और नॉन कंटिन्यूस वेरिएबल यानी क्या? अ वेरिएबल विच कैन नॉट टेक ऑल वैल्यूज, ऐसा वेरिएबल जो ऑल वैल्यूज नहीं ले सकता, सभी वैल्यूज नहीं ले सकता, बट ओनली टेक प्री डिफाइंड वैल्यूज एट सेट ऑफ इंटरवल, दोज वेरिएबल्स आर कॉल्ड एज डिस्क्रीट वेरिएबल। कि अ वेरिएबल विच कैन नॉट टेक ऑल वैल्यूज बट ओनली टेक प्री डिफाइंड वैल्यूज एट set of intervals, those are called as discrete, yeah, it is also called as non-continuous variables. Like example, number of cars, number of benches, number of fans। अभी जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, तो जैसे एक बेंच पे अगर दो थोड़े मोटू लोग बैठे और एक आधा, यानी क्या बोलेंगे, एक पतला बच्चा बैठा है ना, एक बारीक स्टूडेंट बैठा है, तो हम ऐसे बोलेंगे 2.5 स्टूडेंट बैठे करके, 2 प्लस आधा नहीं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैन बी 2 और 3, 2.5 थोड़ी रहेंगे। तो ये क्या हो गया? डिस्क्रीट वेरिएबल का एग्जांपल हो गया कि इट टेक्स सब प्री डिफाइंड वैल्यूज, इट कैन नॉट टेक एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू नहीं ले सकता। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कोई भी वैल्यू नहीं ले सकता, नंबर ऑफ कार्स कोई भी वैल्यू नहीं ले सकता। कि जैसे मेरे पास सपोज होंडा सिटी है और एक नैनो कार भी है, नैनो एक छोटी सी कार, पता होगा सबको, तो होंडा सिटी एंड नैनो मिला के मेरे पास 1.5 कार है, ऐसा हम बोलेंगे क्या? नहीं, आइदर मेरे पास एक कार हो सकती है या 2 कार हो सकती है। सो दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल। कंटिन्यूस वेरिएबल यानी क्या? अ वेरिएबल विच कैन टेक एनी वैल्यू, ऐसा वेरिएबल जो कोई भी वैल्यू ले सकता है, दैट वेरिएबल इज कॉल्ड एज कंटिन्यूस वेरिएबल। जैसे हाइट, यहाँ पे जैसे बोला गया हाइट, अब आपकी हाइट आप बचपन में नियर अबाउट 1 फुट के होंगे और एकदम से हर साल 1-1 फुट बढ़ते गए क्या? नहीं, आप कंटिन्यूस बेसिस पे बढ़ते रहते हो, सेंटीमीटर बेसिस पे, मिलीमीटर बेसिस पे। तो हाइट कैन टेक एनी वैल्यू, है ना। इट कैन बी इन फुट, इट कैन बी इन सेंटीमीटर, इट कैन बी इन मिलीमीटर, इट कैन टेक एनी वैल्यू। वेट अगेन एकदम केजी से वेट बढ़ता है घटता है क्या? नहीं, वेट आपका केजी में भी रह सकता है, केजी प्लस सम ग्राम्स, सम मिलीग्राम्स, ऐसा भी रह सकता है। और टेम्परेचर है, टेम्परेचर जो है जैसे मॉर्निंग में नियर अबाउट 15 डिग्री टेम्परेचर रहता है, फिर आफ्टरनून में 35 डिग्री तक के चले जाता है, फिर इवनिंग में नियर अबाउट 20 डिग्री तक के टेम्परेचर आ जाता है। तो एक एकदम से ऐसे फटाफट बदलता है क्या? नहीं, इट इज़ कंटिन्यूस वेरिएबल कि 15 से लेके 35 तक के कंटिन्यूसली बढ़ता रहता है, फिर अगेन कंटिन्यूसली कम होते जाता है। तो अगेन दैट इज द एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूस वेरिएबल। तो ए वेरिएबल विच कैन नॉट टेक एनी वैल्यू विच टेक्स प्री डिफाइंड वैल्यूज एट सेट ऑफ इंटरवल, दैट वेरिएबल इज कॉल्ड एज डिस्क्रीट वेरिएबल। एंड वेरिएबल विच कैन टेक एनी वैल्यू, दैट वेरिएबल इज कॉल्ड एज कंटिन्यूस वेरिएबल। एंड उसके ऊपर से सीरीज बनती है कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनता है एंड कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनता है, ठीक है। Now source of collection of data, there are two source, एक primary data and another is secondary data। तो primary data ने क्या? When data is collected and processed first hand by means of observation, interview or questionnaire, it is called as primary data।
यानी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो इन्वेस्टिगेटर himself or herself collect that information, that data is called as primary data. कि इन्वेस्टिगेटर ने खुद से जाके वो डेटा को कलेक्ट किया है, इट इज़ एन फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, वो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है, दैट डेटा इज कॉल्ड एज प्राइमरी डेटा. नाउ सेकेंडरी डेटा ने क्या कि व्हेन वन यूजेस डेटा दैट वाज कलेक्टेड एंड प्रोसेस्ड बाय समवन एल्स, कि इन्वेस्टिगेटर यूज दैट डेटा विच वाज कलेक्टेड एंड प्रोसेस्ड बाय समवन एल्स, कि खुद जाके उसने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है, इट वाज कलेक्टेड बाय सम एजेंसी एंड प्रोसेस्ड बाय इट एंड यूज्ड बाय इन्वेस्टिगेटर himself, then that data is called as secondary data. So it is also called as second hand information. उसी के क्या बोला जाता है, second hand information भी बोला जाता है. तो primary data means first hand information and secondary data means second hand information. उसको हम second hand information भी बोल सकते हैं, ठीक है. ओके तो यहाँ पे बोला है इट इज रेफर्ड एज सेकेंडरी डेटा. यूज ऑफ सेकेंडरी डेटा माइट इन्वॉल्व रिप्रेजेंटेशन, फर्दर प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस, कि जब भी आप सेकेंडरी डेटा को यूज करोगे तो उसको हो सकता है आपको फर्दर रिप्रेजेंटेशन के लिए फर्दर प्रोसेसिंग करना पड़ेगा और फर्दर एनालिसिस भी करना पड़ सकता है. हो सकता है इट मे नॉट बी रेडी टू यूज, आपको थोड़ा बहुत आपके हिसाब से आपका जो ऑब्जेक्टिव है डेटा का उसके हिसाब से आपको प्रोसेसिंग करके उसको यूज में आप ला सकते हो, ठीक है. क्लियर है. तो सोर्सेज ऑफ कलेक्शन में वन इज प्राइमरी सोर्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा एंड अनदर इज सेकेंडरी सोर्स. प्राइमरी इज फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन in which investigator himself collect the data, and second data means it is second hand information where investigator use the data which is collected and processed by someone else. ठीक है. अभी प्राइमरी सोर्स क्या रहता है, प्राइमरी डेटा के सोर्स ऑफ कलेक्शन क्या है, तो वन इज मेल्ड क्वेश्चनर, another is questionnaire filled and sent by enumerators, then observation, and fourth is interview method. इंटरव्यू मेथड में हमको पढ़ना है पर्सनल इंटरव्यू, इनडायरेक्ट इंटरव्यू एंड टेलीफोन इंटरव्यू, ठीक है ना. तो यहाँ पे हम डेटा के बारे में बात करें, हाउ टू कलेक्ट द डेटा, हाउ टू कलेक्ट प्राइमरी डेटा. तो मेल क्वेश्चनर है, क्वेश्चनर फिल्ड बाय एन्यूमरेटर्स है. अब क्वेश्चनर यानी क्या रहता है, तो इट इज शीट ऑफ क्वेश्चंस. जैसे आपने फीडबैक फॉर्म्स देखे होंगे, आप जब पीवीआर से टिकट बुक करते हो, पीवीआर ऐप से या बुक माई शो से टिकट बुक करते हो, तो आपके ईमेल पे क्वेश्चनर आ जाता है, यानी एक फीडबैक फॉर्म आ जाता है. उसमें क्या दिया जाता है कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद दैट पर्टिकुलर मूवी, हाउ वाज द मूवी, ऐसे कुछ क्वेश्चंस रहते हैं. किस लिए रहते हैं, टू गेट द प्रॉपर फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ द थिएटर, अबाउट द मूवी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी सर्विसेज उन्हें ऑप्टेन की उसके बारे में. या आप प्लेन की टिकट बुक करते हो, आपको क्वेश्चनर आ जाता है, हाउ वाज योर जर्नी, हाउ वाज द प्लेन सर्विसेज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. या आप ऑनलाइन कभी शॉपिंग करते हो तो रिगार्डिंग प्रोडक्ट भी आपको क्वेश्चनर आ जाता है ईमेल पे. तो दैट इज कॉल्ड एज मेल्ड क्वेश्चनर. पहले के ज़माने में क्या था, ईमेल वगैरह, जब इंटरनेट वगैरह नहीं था, अभी इंटरनेट तो इंडिया में 2005 से वगैरह आया हुआ है, उसके पहले तो नहीं था. तो उसके पहले क्या था, पोस्ट के थ्रू क्वेश्चनर भेजते थे. प्री स्टैम्प एनवलप जो है विथ सेल्फ एड्रेस एनवलप, वो क्वेश्चनर के साथ भेजे जाते थे. रिस्पोंडेंट हैज़ टू fill that questionnaire and put it into envelope which is self addressed to the organization and pre-stamped, and just उसको जाके वो लाल डब्बे में डाल देना है, तो ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर उसका प्राइमरी डेटा कलेक्ट हो जाता था. तो इसलिए उसको बोला जाता है मेल्ड क्वेश्चनर, ठीक है. थोड़ा पहले अपन क्वेश्चनर के बारे में देखते हैं कि दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टाफ क्वेश्चनर. अब इसमें क्या दिया है, देखें, आर वी ऑन ट्रैक, XYZ वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ यू फील अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन. कि XYZ एक कंपनी, उसको उसके एम्प्लॉय से जानना है कि हाउ दे फील अबाउट XYZ कंपनी. प्लीज हेल्प अस बाय आंसरिंग द फॉलोइंग क्वेश्चंस. डू नॉट गिव योर नेम, रिजल्ट्स विल बी ग्रुप्ड एंड ऑल इंडिविजुअल कमेंट्स विल बी केप्ट एनोनिमस. जो भी इंडिविजुअल कमेंट्स है वो एनोनिमस यानी गुप्त रखे जाएंगे. कैसे भरना है, परफॉर्मेंस कैसे करना है, प्लीज इंडिकेट द एक्सटेंट टू विच यू एग्री और डिसएग्री with the following statement by putting right tick in the appropriate box. By putting right tick in appropriate box. अब यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए, strongly agree, strongly disagree, agree, strongly agree and do not know. ये आपको ऑप्शंस दिए. तो जैसे being an employee of XYZ, थोड़े अपन एक दो क्वेश्चंस फिल करके देखते हैं, ठीक है. XYZ is a pleasant place to work. If you feel so, then you may say agree or strongly agree. अगर आपको सही में XYZ बहुत अच्छा प्लीजेंट प्लेस लगता है तो यू मे फील स्ट्रांगली एग्री. देन आई हैव अ क्लियर आइडिया ऑफ XYZ, आई हैव अ क्लियर आइडिया ऑफ हाउ XYZ सीज इटसेल्फ इन 5 years. कि XYZ कंपनी अगले 5 साल में कैसे ग्रो करेंगे उसके बारे में आपको आइडिया है क्या.
तो बीइंग एन एम्प्लॉय ऑफ कंपनी आपको पता रहेगा यू स्ट्रांगली एग्री और वॉट एवर इट में भी, तो आई एग्री। आई फील माई सैलरी इज़ कम्पेटिटिव इन कंपेरिजन विद दोज इन सिमिलर इंटरनेशनल एजेंसीज, कि मुझे जो पैकेज मिला है, मुझे जो सैलरी का पैकेज मिला है, इट इज़ कम्पेटिटिव है, इट इज़ क्वाइट इनफ एज कम्पेयर टू पैकेज ऑफर्ड बाय सिमिलर इंटरनेशनल एजेंसीज। तो if I feel comfortable, then I will put as strongly agree। तो ऐसे हम स्टाफ से क्या कर रहे हैं, प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन रह सकते हैं, स्टाफ क्वेश्चन रह सकता है, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं, फीडबैक फॉर्म्स रहते हैं। तो हॉस्पिटल्स में भी फीडबैक फॉर्म्स होते हैं, फैकल्टी फीडबैक फॉर्म्स रहता है, फैकल्टी के लिए भी क्वेश्चन रहता है। ऐसे अलग प्रकार के आप जैसे आपको डेटा कलेक्ट करना है वो हिसाब से आप क्वेश्चन डिज़ाइन करके आप प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो लेट अस से अबाउट क्वेश्चनर क्या रहता है। क्वेश्चनर आर यूजफुल टूल्स टू कलेक्ट प्राइमरी डेटा। Questionnaires contain set of open-ended where one can answer descriptively and close-ended questions that one has to choose from given options। तो it can be open-ended और it can be close-ended। open-ended का मतलब क्या है, जहाँ पे आप खुद होके आंसर लिख सकते हो, that questionnaire is called as open-ended। यानी आप डिस्क्रिप्टिव वे में आंसर लिख सकते हो, तो दैट इज कॉल्ड एज ओपन-एंडेड क्वेश्चनर। ठीक है, और जहाँ पे आपको फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस को टिक करना है, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन से आपको आंसर को सिलेक्ट करना है, दैट इज कॉल्ड एज क्लोज एंडेड क्वेश्चनर। उसको हम कौन सा बोलते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चनर। तो कैन यू टेल मी, यहाँ पे हमने ये जो क्वेश्चनर देखा था ये कौन सा है, ओपन एंडेड है कि क्लोज एंडेड है? इज इट ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड? बोलिए बोलिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए, स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री, एग्री, स्ट्रांगली एग्री। आपको जो चाहिए वो आप आंसर नहीं लिख सकते हो, यहाँ पे आपको ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना है। तो नाउ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ क्लोज एंडेड क्वेश्चनर। इसको एक यहाँ कौन सा क्वेश्चनर बोलेंगे, क्लोज एंडेड, क्योंकि यहाँ पे फ्रॉम दी ऑप्शंस हमको आंसर सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको जो चाहे वो डिस्क्रिप्टिव आंसर नहीं लिख सकते। Now, if answered, the questionnaire should give the data collecting agency some meaningful information that could be used for further analysis। कि जो जो रिस्पोंडेंट क्वेश्चनर फिल करके देगा तो इट वुड गिव सम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन टू द डेटा कलेक्टिंग एजेंसी। वहाँ से कुछ भी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, उस प्रकार में रिस्पोंडेंट ने अपना रिस्पॉन्ड देना चाहिए थ्रू क्वेश्चनर। ठीक है, now this questionnaire when sent to respondent through mail, post और email, they are termed as mailed questionnaire। आपको जैसे ईमेल पे आ जाता है, पहले के ज़माने में जब इंटरनेट नहीं था तो बाय पोस्ट आता था, तो उसको कौन सा क्वेश्चन बोलते हैं, उसको बोलते हैं मेल्ड क्वेश्चनर। ठीक है, questionnaires can also be filled by enumerator, that is a person appointed to conduct the data collection। कि enumerator ने क्या कि special persons who are appointed for collecting that data by filing और दैट फिलिंग क्वेश्चनर्स को फिल करके वो डेटा को कलेक्ट करते हैं। तो वो क्या करते हैं, एनिमेटर्स प्लेस टू प्लेस जाते हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाते हैं, आपको क्वेश्चंस पूछेंगे, जो भी क्वेश्चन में रहेंगे क्वेश्चंस आपको क्वेश्चंस पूछेंगे और वहाँ से डेटा उसमें फिल करते जाएंगे। दिस एंश्योर्स स्पीडी एंड मोर एक्यूरेट रिस्पॉन्सेस एज if left to the respondent, he or she might delay mailing back the survey, and also there are chances that respondent might misinterpret some questions and hence provide wrong answers। इसका मतलब, इससे फ़ायदा क्या होता है कि एनिमेटर खुद होकर रिस्पोंडेंट के पास जाते हैं, उनको पूरे का पूरे क्वेश्चन में से सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेन करते हैं एंड उसे प्रॉपर रिप्लाई लेके वहाँ पे भरते रहते हैं। उससे क्या होता है, एक तो डेटा कलेक्शन स्पीडी वे में होता है, बिकॉज अगर आपको सेंड कर दिया ईमेल, आपको जो भी ईमेल पे क्वेश्चन रहता है, आपके हर एक क्वेश्चन का एकदम प्रॉम्प्टली रिप्लाई देते हो क्या? नहीं, हमें लगा तो देते, नहीं तो नहीं लगते। बट अगर कोई पर्सन आता है आपके पास और वो पूरा क्वेश्चन फिल कर लेता है, तो यू विल डेफिनेटली गिव प्रॉम्प्टली रिप्लाई, प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्स टू दैट पर्टिकुलर पर्सन, दैट इज कॉल्ड एज एन्यूमरेटर। एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन समझता भी नहीं है तो एन्यूमरेटर विल एक्सप्लेन दैट क्वेश्चन टू यू। तो उस केस में मिस इंटरप्रिटेशन के भी चांसेस कम से कम रहते हैं एंड इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्यूरेट वे में कलेक्ट हो जाती है, डेटा कलेक्शन जो है वो एक्यूरेट वे में हो जाता है। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ क्वेश्चनर फिल्ड बाय एन्यूमरेटर। इज इट क्लियर टू यू? सभी को क्लियर है पक्का? ओके, तो दिस वाज अबाउट क्वेश्चनर, कि क्वेश्चनर के थ्रू हम भी प्राइमरी डेटा कलेक्शन कर सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे कौन सा मेथड देखा था हमने, इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड में तीन प्रकार के थे, डायरेक्ट इंटरव्यू, इनडायरेक्ट इंटरव्यू एंड टेलीफोन इंटरव्यू। अब या डायरेक्ट इंटरव्यू को बोला जाता है पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू में क्या बोला जाता है, द इन्वेस्टिगेटर मीट्स रिस्पोंडेंट डायरेक्टली एंड कलेक्ट द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन थ्रू फेस टू फेस इंटरप्रेशन एंड रिकॉर्ड्स ऑल द रिस्पॉन्सेज गिवन।
कि जैसे आपको क्लास के बारे में इंक्वायरी करनी है तो आप कोई ऑफिस में जाओगे और इंक्वायरी करोगे तो आप वहाँ पे क्या करोगे, आप पर्सनली मिलकर फेस टू फेस इंटरेक्शन करोगे। तो उससे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है फेस टू फेस इंटरेक्शन में, फेशियल रिएक्शंस, कि फेस के रिएक्शन से आप पता चलता है सामने वाला कितना कॉन्फिडेंट है, कितना सच बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है, इसके बारे में पता चलता है। तो कोई के केस में जहाँ पे कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है तो उस केस में फेशियल एक्सप्रेशन भी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, सो दैट सामने वाला सही इन्फॉर्मेशन बता रहा है या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन बता रहा है उसके बारे में थोड़ा सा हम जजमेंट ले सकते हैं। तो व्हेन यू मीट फेस टू फेस एंड collect the data, that is called as personal interview. Another indirect interview, indirect interview यानी क्या, कि जहाँ पे रिस्पोंडेंट को मिलना मुश्किल है, नॉट पॉसिबल, या कलेक्टिंग डेटा डायरेक्टली फ्रॉम द रिस्पोंडेंट इज नॉट पॉसिबल, इन दैट केस वी अंडरटेक इनडायरेक्ट इंटरव्यू। यानी हम क्या करते हैं, जो भी रिस्पोंडेंट है उसके जो रिलेटेड पार्टीज है, कोई फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स, वहाँ से डेटा हम कलेक्ट करते हैं एंड उसको यूज़ कर सकते हैं। कि जैसे सपोज कहाँ पे एक्सीडेंट हो गया और वो पेशेंट बेहोश हो चुका है, ही इज़ अनकॉन्शियस, ओके, एंड ब्लीडिंग भी काफ़ी हो रहा है, ठीक है, तो ब्लड लॉस भी ज़्यादा हो रहा है, तो आपने उसको हॉस्पिटल लेके गए, ही स्टिल अनकॉन्शियस, अब उसको ब्लड देने की ज़रूरत है, अब उसको क्या मार मार के उठाएंगे क्या, बेटा बता तेरा ब्लड ग्रुप क्या है, बता तेरा ब्लड ग्रुप क्या है, नहीं, हम क्या करेंगे, तुरंत उसके फ़ोन से जो भी उसके फैमिली मेम्बर्स हैं उनको कॉल करेंगे और पूछेंगे उसका ब्लड ग्रुप क्या है, उससे फ़ायदा क्या होगा, उसको तुरंत ब्लड दिया जाएगा, तो वो एक फ़ायदा होगा। अब यहाँ पे ये जो मेथड हमने यूज़ किए क्या थी, इनडायरेक्ट इंटरव्यू, यानी हमने जो रिस्पोंडेंट था जिससे हमको डेटा चाहिए था उसको ना पूछते हुए हमने उसके जो रिलेटेड पार्टीज़ है, फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स, उससे पूछ के हमने डेटा को यूज़ किया है। सो दैट इज़ कॉल्ड एज इनडायरेक्ट इंटरव्यू। एंड लास्टली टेलीफोन इंटरव्यू। टेलीफोन इंटरव्यू यानी क्या, कि टेलीफोन के थ्रू आप जैसे डेटा कलेक्ट करते हो, आप कहाँ पे भी कॉल लगाते हो, बोर हो गया तो कॉल सेंटर के फ़ोन लगा लेते हो, है ना। आप ऐसे बहुत बदमाश लोग, आई नो दैट, कि बोर हो गया कुछ करने को नहीं है तो क्या करते हैं अपन, कॉल सेंटर के फ़ोन लगाते हैं और उनको परेशान करते रहते। हालांकि कॉल सेंटर ने आपने परेशान करना चाहिए, उल्टा यहाँ पे हो जाता है, स्टूडेंट लोग ही कॉल सेंटर को फ़ोन लगा के बात करते रहते रातों रात, है ना, तो मज़ा लेते हैं आप लोग। तो लेकिन कुछ सीरियस जॉब में, सीरियस वर्क में टेलीफोन के थ्रू भी इंटरव्यू लिया जाता है जहाँ पे डेटा कलेक्शन होता है। और आजकल मोर फेमसली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, उसको वीसी बोलते शॉर्ट में, वीडियो कॉल या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी डेटा कलेक्ट हो जाता है, तो दैट सेव्स योर कॉस्ट। सो दैट इज इंटरव्यू मेथड। लास्ट इज ऑब्जर्वेशन। थ्रू ऑब्जर्वेशन, जैसे आप टीवी पे ऐड देखते हो तो बाय ऑब्जर्वेशन यू गेट दी इन्फॉर्मेशन। होर्डिंग्स लगे रहते हैं, वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपके फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे अलग अलग पोस्ट आती रहती, तो आप खुद देख के वहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो। अब ये तीनों मेथड में खुद इन्वेस्टिगेटर खुद होकर डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, सो इट इज़ दैट इन्वेस्टिगेटर इज गेटिंग फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, सो दैट इज वाई दिस आर द मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा, बिकॉज प्राइमरी डेटा ने क्या, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होता है। तो क्वेश्चनर में, इंटरव्यू मेथड में एंड ऑब्जर्वेशन मेथड में, तीनों मेथड में इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ कलेक्ट दैट डेटा, सो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, सो इट इज़ द सोर्स फॉर कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा। तो ये सोर्स बन जाता है फॉर कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा। इज इट क्लियर टू यू? ठीक है, समझ रहे हैं पक्का? ओके। नाउ कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा, कि सेकेंडरी डेटा यानी क्या, सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन। तुम डेटा को कैसे कलेक्ट करते हैं, सेकेंडरी डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं? सो देर आर मेनी सोर्सेज ऑफ गेटिंग सेकेंडरी डेटा। सम कॉमनली यूज सोर्सेज आर government sources like statistical abstract by Indian Agriculture Statistics or by the Ministry of Food and Agriculture and so on। तो गवर्नमेंट एजेंसीज से, गवर्नमेंट सोर्सेज से हमको कुछ ना कुछ डेटा मिलते रहता है, दैट डेटा इज सेकेंडरी फॉर अस, बिकॉज हमने वो डेटा कलेक्ट नहीं किया है, हमारे बिहाफ में गवर्नमेंट के एजेंसीज ने वो डेटा कलेक्ट किया और प्रोसेस करके हमें आउटपुट या रिजल्ट्स दे रहे हैं। प्राइवेट एंड क्वाजी गवर्नमेंट सोर्सेज लाइक ISI, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ICAR, NCERT एक्सेट्रा। तो कुछ प्राइवेट एजेंसीज या क्वाजी गवर्नमेंट का मतलब होता है जस्ट लाइक, क्वाजी का मतलब होता है जस्ट लाइक गवर्नमेंट सोर्सेस, तो वहाँ से भी हमको सेकेंडरी डेटा मिल सकता है, वहाँ से भी हमको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। इंटरनेशनल सोर्सेस लाइक ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वर्ल्ड बैंक एक्सेट्रा। तो कुछ इंटरनेशनल सोर्सेस है, वहाँ से भी हमको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, वहाँ से भी हमको सेकेंडरी डेटा मिल सकता है। एंड लास्टली अनपब्लिश सोर्सेस ऑफ वेरियस रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एंड रिसर्चर्स, कि अनपब्लिश सोर्सेस यानी क्या, कि जो पब्लिश नहीं किया है, आपको जो भी रिजल्ट चाहिए, जो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना, आप रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को बताइए कि हमको ये पर्टिकुलर डेटा ऑब्टेन करके चाहिए, तो वो रिसर्च इंस्टीट्यूट रिसर्च कंडक्ट करती है और उसके हिसाब से आपको वो डेटा या रिजल्ट जो है वो आपको दे देगी। अब इसमें वो जो पर्टिकुलर रिजल्ट है, दे आर नॉट गोइंग टू पब्लिश दैट बिकॉज इट इज़ फॉर यू। आपने उनको रिक्वेस्ट किया है कि वी वांट दिस काइंड ऑफ डेटा, उन्होंने उसको
पर्टिकुलरली रिसर्च करके ऑब्टेन किया तो आपको ये देगी. सो इट इज कॉल्ड एज अनपब्लिश. वो पब्लिक के यूटिलिटी के लिए या पब्लिक के यूज़ के लिए उसको पब्लिश नहीं करने वाली, वो सिर्फ आपके लिए उन्होंने वो डेटा जो है वो ऑब्टेन किया है या रिसर्च कंडक्ट करके वो रिजल्ट्स ऑब्टेन किए तो वो आपके लिए निकालने वाले हैं. सो इट इज कॉल्ड एज अनपब्लिश सोर्स. ठीक है. सो दीज आर द मेथड ऑफ कलेक्टिंग सेकेंडरी डेटा. ये हो गए फॉर कलेक्टिंग सेकेंडरी डेटा. ठीक है. लाइक गवर्नमेंट सोर्सेस, प्राइवेट एंड क्वाजी गवर्नमेंट, इंटरनेशनल सोर्सेस एंड अनपब्लिश सोर्सेस. सो दिस इज अबाउट कलेक्शन ऑफ डेटा. हमने अभी कलेक्शन ऑफ डेटा के बारे में देखा था. याद है कि आपको अपने डेफिनेशन थी, स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस विच डील्स विथ कलेक्शन ऑफ डेटा, देन क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन ऑफ डेटा, थर्ड इज एनालिसिस ऑफ डेटा एंड फोर्थ इज इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा. तो हमने उसमें का कलेक्शन ऑफ डेटा ये पॉइंट देख लिया. अभी सेकंड हमको देखना है क्लासिफिकेशन एंड टैबुलेशन. तो बिफोर गोइंग फॉर क्लासिफिकेशन आई विल डू फर्स्ट टैबुलेशन, उसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा के बारे में जानेंगे. तो लेट अस फर्स्ट डू इट टैबुलेशन ऑफ डेटा. टैबुलेशन क्या होता है उसके बारे में देखते हैं अपन. ठीक है. तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स के बारे में देखते हैं. टैबुलेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या रहते हैं, बाद में हम प्रॉब्लम करेंगे, फिर बाद में उसके बारे में थ्योरी पढ़ेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स क्या है टैबुलेशन के देखिए. टू मेक डेटा इजी टू अंडरस्टैंड, टू मेक डेटा फिट फॉर कंपेरेटिव स्टडी. अगर आपको अलग अलग डेटा को कंपेयर करना है तो कंपेरेटिव स्टडी करने में बहुत इजी जाता है टैबुलेशन में. टू प्रेजेंट डेटा इन लेस स्पेस. अगर डेटा को कम जगह पे, कम स्पेस पे अगर उसको प्रेजेंट करना है तो टैबुलेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. आप टैबुलेशन से डेटा को कम से कम स्पेस में उसको प्रेजेंट कर सकते हैं. टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन एट अ ग्लांस. इन्फॉर्मेशन एट अ ग्लांस है एक साथ सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. सो दैट इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव. टू शो ट्रेंड ऑफ डेटा, वेदर डेटा इज इन इंक्रीजिंग ट्रेंड और डिक्रीजिंग ट्रेंड, उसके बारे में पता चलता है. एंड टू मेंटेन एक्यूरेसी ऑफ डेटा. डेटा की एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए भी टैबुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना. तो लेट अस डू इट वन प्रॉब्लम. हम एक पहले प्रॉब्लम करते और उसके हिसाब से हम फिर से एक बार ऑब्जेक्टिव को चेक करेंगे कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल होते कि नहीं होते बाय टैबुलेशन. ठीक है. तो एक प्रॉब्लम है आपके नोट्स में क्वेश्चन नंबर 1 करके टैबुलेशन के अंडर. तो आप ये प्रॉब्लम पहले हम समझ लेते हैं. फर्स्ट यू ट्राई इट, देन आई विल डू दैट. ओके. सो लेट अस स्टडी दिस प्रॉब्लम. In the sample study of coffee habits in 2 towns, the following information is given. Town A, females were 40%, total coffee drinkers were 45% and male non-coffee drinkers were 20%. तो टाउन ए के बारे में हमको डेटा दिया है, एज वेल एज टाउन बी के बारे में भी दिया है. क्या दिया है? मेल्स वेर 55%, मेल नॉन कॉफी ड्रिंकर्स वेर 30% एंड फीमेल कॉफी ड्रिंकर्स वेर 15%. ये टाउन बी के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया. नाउ वी नीड टू टैबुलेट द अबव इन्फॉर्मेशन. आपको जो इन्फॉर्मेशन है टाउन ए एंड टाउन बी की, उसका आपको टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करना है. आपको पता है टेबल कैसे बनाते, कितना सिंपल होता है टेबल बनाना. ऐसे तो बनाते बस ऐसे लाइन मारे तो टेबल हो जाता है ना. लाइन मारे तो टेबल होता है क्या? नहीं. तो थोड़ा सा सोचिए आप, ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है उसके बारे में सोचिए. लगे तो सबसे पहले, सिंस दिस इज आवर फर्स्ट प्रॉब्लम, तो आप लगे तो इसमें टेबल ए के बारे में ही करिए. किसके बारे में करना है आपको? खाली टेबल, सॉरी टाउन ए के बारे में ही टेबल बनाइए. टाउन ए का ही टेबल बने, बाद में टाउन बी का बनेंगे. जॉइंट टेबल भी बना सकते हैं या दोनों टेबल अलग अलग भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें. सो सिंस इट इज़ अवर फर्स्ट प्रॉब्लम, तो फर्स्ट यू मेक इट फॉर टाउन ए, देन विल डू इट फॉर टाउन बी. ठीक है. तो लगे तो टाउन ए के बारे में क्या क्या बोला है? फीमेल्स वेर 40%, टोटल कॉफी ड्रिंकर्स वेर 45% एंड मेल नॉन कॉफी ड्रिंकर्स वेर 20%. इतना बोला है. इससे हमको क्या समझ में आ रहा है कि पूरा डेटा जो है वो परसेंटेज फॉर्म में दिया हुआ है. ठीक है ना. यहाँ कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, पूरा डेटा रिलेटिव टर्म यानी परसेंटेज फॉर्म में दिए है. तो देखिए, आप सोचिए और करिए. ठीक है ना. फर्स्ट यू ट्राई इट, फिर मैं करता ही हूँ, मैं तो सॉल्व करने वाला हूँ, हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला, डोंट वरी अबाउट दैट. बट पहले आप ट्राई करिए. ठीक है. तो आप वीडियो को पॉज करिए एंड पहले खुद ट्राई करिए, फिर बाद में आप सोल्यूशन देखिएगा. ठीक है. बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ. ओके, चलिए करिए, ट्राई करिए. चलिए, हो गया क्या? आई होप सबने किया होगा. आपको कॉपी पेन लेके एक्चुअल में सॉल्व करना है प्रॉब्लम को. ठीक है. अगर किया होगा तो चेक करिएगा. ठीक है. सो लेट अस डू दिस. टाउन ए के बारे में हमको टैबलेट करना इन्फॉर्मेशन. तो टाउन ए में क्या क्या दिया है? फीमेल्स वेर 20%,
टोटल कॉफ़ी ड्रिंकर्स वेर 45% एंड मेल नॉन कॉफ़ी ड्रिंकर्स वेर 20%। अब सबसे पहले हमको थोड़ा क्लासिफिकेशन हेड्स ढूंढना पड़ेगा कि क्या क्या हमारे क्लासिफिकेशन हेड्स बनेंगे, बिकॉज क्लासिफिकेशन प्रीसीड्स टेबुलेशन बेसिकली। कि हमको पहले क्लासिफिकेशन हेड्स ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद में हम टेबल बना पाएंगे, ठीक है, बॉडी ऑफ द टेबल हम तैयार कर पाएंगे। तो पहले क्या है, फीमेल्स दिए हुए, टोटल कॉफ़ी ड्रिंकर्स दिए और मेल नॉन कॉफ़ी ड्रिंकर्स दिए। यानी एक तो फीमेल्स है तो मेल्स भी होंगे। जैसे अगर क्लास में 20% गर्ल्स है तो बॉयज़ कितने होंगे, 80%। कैसे निकला भाई, 100 माइनस 20। अगर मैं बोलूँ क्लास में 60% बॉयज़ है तो गर्ल्स कितने होंगे, 40%। कैसे निकाला, 100 माइनस 60, 40। तो अगर फीमेल्स, टाउन ए के फीमेल्स कितने हैं, 40%। ऐसा कुछ बोला है क्या, कॉफ़ी ड्रिंकर फीमेल या नॉन कॉफ़ी ड्रिंकर फीमेल्स, नहीं, जितने भी फीमेल्स है सब भी कुछ मिला के बोला है कि फीमेल्स वेर 40%। तो इसका मतलब अगर टाउन ए के फीमेल्स 40% है तो मेल कितने होंगे, 60%। बहुत कठिन है क्या, नहीं, एकदम सिंपल है। तो बस ऐसे हम करते जाएंगे। तो हमारे क्लासिफिकेशन हेड्स क्या होंगे कि मेल्स एंड फीमेल्स, ये एक हो जाएगा। फिर उसके अलावा कॉफ़ी ड्रिंकर्स, नॉन कॉफ़ी ड्रिंकर्स एंड साथ में टोटल भी लगेगा। तो लेट अस मेक अ बॉडी ऑफ द टेबल। हम टेबल की बॉडी बना लेते हैं, देखिए। आप पहले देख लीजिए, बाद में आप उसको लिखते बैठना, पहले समझ लीजिए पूरा। ये हमने बनाया बॉडी ऑफ द टेबल, ठीक है ना, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन हेड्स ढूंढ लिए, मेल फीमेल्स कॉफ़ी ड्रिंकर्स नॉन कॉफ़ी ड्रिंकर्स एंड टोटल, ठीक है। तो लगे तो मैं इसको बॉक्स नंबरिंग दे देता हूँ आपके समझने के लिए। आपको बॉक्स नंबर देने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आप बोलेंगे वहाँ लिखो, वहाँ लिखो, यानी कहाँ लिखो, तो मुझे समझेगा नहीं ना, तो इसलिए मैं बॉक्स नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। नाउ एक बार फिर से पढ़ते हैं टाउन ए के बारे में, कि सबसे पहले टाउन ए की पॉपुलेशन इन परसेंटेज कितने रहेंगी, 100% रहेंगे ना। टाउन ए की पॉपुलेशन इन परसेंटेज कितने रहेंगे, 100% रहेंगी। तो मैं 100% यहाँ पे लिख देता हूँ। टोटल की किसमें मैंने 100 लिख दिया। अब उसमें से फीमेल्स वेयर 40%, ठीक है ना, कि टाउन ए की जो फीमेल्स है वो कितने परसेंट है, 40% है। तो कहाँ लिखूँ मैं, बताइए कौन से बॉक्स नंबर में लिखूँ, 4 5 2 1, कहाँ लिखूँ, यहाँ पे लिखूँ 40%। अगर मैं यहाँ पे 40% लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉफ़ी ड्रिंकर्स फीमेल हो जाएंगी, यानी ऐसे फीमेल्स जो कॉफ़ी ड्रिंक करती है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो क्या हो जाएगा, ऐसी फीमेल्स जो नॉन कॉफ़ी ड्रिंकर्स है, ये हो जाएगा। तो मुझे कहाँ लिखना पड़ेगा, टोटल की इसमें, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 40। तो 100% पॉपुलेशन है, उसमें से 40% जो है, 40% जो फीमेल्स है, तो रिमेनिंग कितने हो जाएंगी, 60% वो हो जाएंगी मेल। तो हमको एक डेटा मिला जो हमको प्लेन रीडिंग से मिल नहीं रहा था, यहाँ पे हमको एक डेटा मिला। फिर आगे बोला है टोटल कॉफ़ी ड्रिंकर्स वेर 45%। अब टोटल कॉफ़ी ड्रिंकर्स है तो यहाँ पे लिखो 45 फर्स्ट नंबर में। बताइए कहाँ लिखेंगे, फर्स्ट नंबर में लिखेंगे क्या, नहीं, ये क्या हो जाएगा, मेल कॉफ़ी ड्रिंकर्स हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा 45 तो ये क्या हो जाएगा, फीमेल कॉफ़ी ड्रिंकर्स हो जाएंगे। मुझे टोटल के कॉलम में लिखना है, टोटल के कॉलम में, तो मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए 45। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 45। अब बताइए 100 में से 45% कॉफ़ी ड्रिंकर्स है, तो नॉन कॉफ़ी ड्रिंकर्स कितने हो जाएंगे, 100 माइनस 45 कितना हो जाएगा, 55। 55% जो है वो नॉन कॉफ़ी ड्रिंकर्स हो जाएंगे। कितना सिंपल है, ये भी डेटा हमने निकाला, ये भी डेटा निकाला हमने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बोला है मेल नॉन कॉफ़ी ड्रिंकर्स वेयर 20%, मेल नॉन कॉफ़ी ड्रिंकर्स वेयर 20%, ये बोला गया। तो नॉन कॉफ़ी ड्रिंकर्स उसमें भी मेल्स, नॉन कॉफ़ी ड्रिंकर्स है उसमें भी मेल्स, यानी ये वाला, ये कितने हैं, 20%। तो मुझे कौन से बॉक्स में लिखना पड़ेगा, 20 नंबर के बॉक्स में लिखना पड़ेगा, ये 20% है। अभी कितना सिंपल है,
60 में से 20% जो है वो मेल नॉन कॉफी ड्रिंकर्स है, तो मेल्स कॉफी ड्रिंकर्स कितने हो जाएंगे 40%। कैसे निकाला 60 माइनस 20 हो गया 40%। किसने निकाला अपन ने निकाला, तो ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमको मिली। देन यहाँ पे देखिए 45 में से 40%, 45% क्या है मेल नॉन कॉफी, 45% क्या है टोटल कॉफी ड्रिंकर्स, उसमें से मेल कॉफी ड्रिंकर्स कितने हैं 40, तो फीमेल कॉफी ड्रिंकर्स कितनी हो जाएंगी 5% हो जाएंगी। कैसे निकाला 45 माइनस 40 इक्वल्स टू 5, ये अपन ने डेटा निकाला। अभी 40 में से 5 जो है 40 में से 5% फीमेल्स जो है वो कॉफ़ी ड्रिंकर्स है, तो नॉन कॉफ़ी ड्रिंकर्स कितने हो जाएंगे फीमेल्स, एक तो आप 40 माइनस 5 करिए तो दैट इज 35, नहीं तो 55 में से 20 माइनस करिए तो भी 35 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 40 माइनस 5, तो यहाँ पे आ गया 35। तो ये भी इंफॉर्मेशन हमने निकाली है ना। तो बाय जस्ट प्लेन रीडिंग दिस टेक्स्ट, बाय प्लेन रीडिंग हमको कुछ हिडन इन्फॉर्मेशन तो समझ में नहीं आ रही थी, पर बाय मेकिंग टेबुलेशन हमको कुछ ना कुछ हिडन इन्फॉर्मेशन मिल गई, हमको कुछ ना कुछ हिडन इन्फॉर्मेशन इसमें मिल गई, जिसमें हमने कितने हिडन इन्फॉर्मेशन निकाली 1 2 3 4 5 हिडन इन्फॉर्मेशन निकाली। ठीक है, क्लियर है। अब एक बार हम ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर आते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम किया, तो एक बार फिर से ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ते कि हमारे ऑब्जेक्टिव सेटिस्फाई करता है क्या टेबुलेशन। लेट अस सी दैट क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे हमारे। टू मेक इजी टू अंडरस्टैंड डेटा, वो हो रहा है। टू मेक डेटा फिट फॉर कंपेरेटिव, मैंने अभी टाउन ए का किया, आप टाउन बी का करोगे तो टाउन ए एंड टाउन बी में कंपेरेटिव स्टडी कर पाएंगे हम। फिर टू प्रेजेंट डेटा इन लेस स्पेस, कम से कम स्पेस में प्रेजेंट करना, वो भी ऑब्जेक्टिव सेटिस्फाई हो गया। टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन एट अ ग्लांस, टेबल को देख के समझ में आता है कितने मेल कॉफी ड्रिंकर है, किसके कितने नॉन मेल कॉफी ड्रिंकर्स है, सॉरी कितने मेल कॉफी ड्रिंकर्स है, कितने मेल नॉन कॉफी ड्रिंकर्स है, कितने फीमेल कॉफी ड्रिंकर्स है, कितने फीमेल नॉन कॉफी ड्रिंकर्स है, ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन एट अ ग्लांस मिल जाता है। टू शो ट्रेंड, अगर ईयर वाइज डेटा था हमारे पास, अगर ईयर वाइज डेटा रहता था तब हमने ट्रेंड एनालिसिस भी दिखाया रहता। एंड टू मेंटेन एक्यूरेसी ऑफ डेटा, डेटा की एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए भी ये काम में आ जाता है कि हमें यहाँ पे बहुत सारी हिडन इन्फॉर्मेशन मिली यहाँ से, तो ये सारा फ़ायदा होता है बाय टेबुलेशन। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स जो है ये हमारे डेफिनेटली सेटिस्फाई होते हैं बाय टेबुलेशन। अब हमने टेबल किस चीज़ का बनाया, टाउन ए का बनाया, तो हम इसको टाइटल देना चाहिए, हमने टाउन ए के बारे में बनाया तो टाउन ए का डिस्क्रिप्शन है, टाउन ए का टेबुलेशन किया हुआ है, तो उसका टाइटल हमने देना चाहिए टाउन ए का टेबुलेशन। ठीक है ना, टाउन ए के टेबल बनाए तो उसका एक टाइटल भी देना चाहिए। ठीक है, तो आप सबने टाउन बी के बारे में भी टेबल बनाना चाहिए, तो दैट इज़ योर होमवर्क कि आप टाउन बी का टेबल बनाएंगे अभी। ठीक है, अभी कभी बना डालो, 2 मिनट लगते हैं सिर्फ। ठीक है, वीडियो पॉज करिए, अभी कभी पहले टाउन बी का टेबल बनाइए एंड 2 मिनट में आपका टेबल बन जाएगा। ठीक है, ओके, आई एम वेटिंग फॉर यू। चलिए वीडियो पॉज करिए और टाउन बी का पहले बनाइए। चलिए, आई होप आपका टाउन बी के बारे में हो गया होगा। आई एम गोइंग टू डेफिनेटली डिस्कस दैट, बट बिफोर दैट वी नीड टू स्टडी रूल्स फॉर टेबुलेशन। क्या क्या रूल्स रहते हैं टेबुलेशन के बारे में, उसके बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम टाउन बी के बारे में डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो लेट अस स्टडी रूल्स। क्या क्या रूल्स है, जैसे हमने एक प्रॉब्लम किया है तो थोड़ा थ्योरी भी कवर कर दी थी उसका रिगार्डिंग। देखिए, देयर शुड बी प्रॉपर हेडिंग फॉर ईच टेबल एंड टेबल नंबर शुड बी गिवन, कि जैसे भी आपके 2 टेबल हो गए होंगे टाउन ए एंड टाउन बी, दोनों को आपने प्रॉपर हेडिंग देना चाहिए एंड टेबल नंबर भी देना चाहिए। ठीक है, कि इंडेक्स में जैसे हम टेबल के नेम दिखेंगे तो उसके साथ उसका टेबल नंबर भी आना चाहिए, इसलिए दोनों को भी टेबल नंबर देना चाहिए, सो दैट यूजर ऑफ द डेटा मस्ट अंडरस्टैंड कि देयर आर 2 टेबल्स फॉर अ सिंगल डेटा, तो उसके हिसाब से उसको समझ में आएगा। फॉर गिविंग टाइटल्स टू कॉलम, एब्रिएशन शुड बी अवॉइडेड। एब्रिएशन मीन्स शॉर्ट फॉर्म्स, एब्रिएशन जैसे कैप्स, CAPS, ये एक एब्रिवेशन है, इसका मतलब क्या होता है सेंट्रल एकेडमी ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, है ना। तो दिस शुड बी अवॉइडेड इन कॉलम हेडिंग और इन रो हेडिंग। तो जैसे आप कॉफी ड्रिंकर्स को किसी ने CD लिखा होगा ड्राफ्ट में, सर को थोड़ी पता चल रहा बोले, या नॉन कॉफी ड्रिंकर्स को किसी ने NCD लिखा होगा। अब ये NCD या CD क्या होता है, दैट दिस आर नॉट स्टैंडर्ड एब्रिएशंस, सो दिस शुड बी अवॉइडेड। ठीक है, थर्ड, द हाइट एंड विड्थ ऑफ द टेबल शुड बी केप्ट एज पर द डेटा एंड स्पेस अवेलेबल, कि आप जो भी टेबल बनाओगे उसकी हाइट और विड्थ
आपके डेटा या स्पेस कैसा अवेलेबल है उसके हिसाब से आपने मेंटेन करना चाहिए। कि अगर आपको आगे जाके प्रिंट आउट निकालना है उसका, और आपने A4 साइज़ का टेबल बनाया है और आप लीगल पे प्रिंट आउट ले रहे हो, या लीगल पेज के हिसाब से आपने टेबल बनाया और आप A4 पे प्रिंट आउट निकाल रहे हो, तो वो मिसमैच हो जाएगा, तो आपका टेबल कभी इनकम्प्लीट वे में प्रिंट नहीं निकलेगा, तो भी आपने ध्यान में रखना चाहिए। फोर्थ, द टाइटल्स फॉर कॉलम्स एंड रोज बी सच दैट दे कैन बी इजीली अंडरस्टूड। कि आप रो को जो टाइटल देंगे या कॉलम को जो टाइटल देंगे, इट शुड बी सच दैट इट शुड बी इजीली अंडरस्टूड। इसी वे में उसको समझते आना चाहिए यूजर को या रीडर ऑफ द टेबल को। द टेबल शुड बी क्लियर। क्लियर का मतलब साफ सुथरा होना चाहिए, ऐसा गिचिड़ मिचिड़ करके रखा आपने, जैसे अभी हुआ होगा आपके साथ, कुछ तो गैर करने आपने फ्रेश टेबल बनाना चाहिए, ठीक है ना। इट शुड बी क्लीन एंड क्लियर, ठीक है। द टेबल शुड प्रोवाइड फॉर द पर्पज ऑफ ऑब्जर्वेशन। बेसिकली इसका नीड क्या है, टेबुलेशन ऑफ डेटा की नीड क्या है, इट शुड सर्व द पर्पज ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो यूजर है या जो रीडर ऑफ द डेटा है उसको प्रॉपर ऑब्जर्वेशन के लिए वो अवेलेबल होना चाहिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा शुड बी अवॉइडेड टू बी प्रेजेंटेड इन अ सिंगल टेबल। कि अलग अलग प्रकार का एकदम वेराइटी ऑफ डेटा है तो उसको सिंगल टेबल में डालने के बजाय यू मे मेक मल्टीपल टेबल्स विद डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा। उसको एक ही टेबल में हर एक प्रकार का डेटा लोगे, हर एक वेराइटी का डेटा लोगे, तो यूजर विल गेट कंफ्यूज। तो इसलिए आप अलग अलग टाइप ऑफ डेटा के लिए अलग अलग टेबल डेफिनेटली बना सकते हो। द आइटम शुड बी प्रेजेंटेड इन लॉजिकल एंड सिक्वेंशियल मैनर। कि आप जो भी वहाँ पे हेडिंग्स या क्लासिफिकेशन हेड्स बनाओगे, इट शुड बी प्रेजेंटेड इन लॉजिकल एंड सिक्वेंशियल मैनर। कि जैसे टोटल कभी भी एंड में रहती है, हमने फर्स्ट कॉलम ही टोटल का नहीं बनाया, या फर्स्ट रो ही टोटल का नहीं बनाया, हमने उसको एंड में डाला था। तो इस प्रकार से लॉजिकल एंड सिक्वेंशियल मैनर में बनना चाहिए। द टोटल्स ऑफ द रोज शुड बी शोन ऑन एक्सट्रीम राइट कॉर्नर एंड दैट ऑफ द कॉलम शुड बी बिलो ईच कॉलम। ये आपने देखा होगा कि हमने रो की जो टोटल है वो एक्सट्रीम राइट कॉर्नर में दिखाया है, एंड कॉलम की जो टोटल है वो बिलो द कॉलम हमने वो टोटल दिखाई हुई है। तो ये हिसाब से आपने उसको फॉलो करना चाहिए। आई होप सो आपने टाउन बी के बारे में बनाया होगा टेबल। तो लेट अस अगेन डू दैट। टाउन बी हेडिंग देना चाहिए, तो सबसे पहले मैंने हेडिंग दी, आपने नहीं दी होंगी तो आप भी दे दो। टेबल नंबर देना चाहिए, तो मैं यहाँ पे टेबल 2 लिख देता हूँ, टेबल 2 नंबर भी डाल दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया। टाउन ए में यहाँ पे मेल्स एंड फीमेल्स लिखे थे और यहाँ पे कॉफी ड्रिंकर्स नॉन कॉफी ड्रिंकर्स लिखा था, तो मैंने उसको चेंज करके कॉफी ड्रिंकर्स नॉन कॉफी ड्रिंकर्स यहाँ पे लिख दिया और मेल्स फीमेल्स यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे बोलना अच्छा नहीं लगता, तो हम उसको क्या बोलते हैं, कॉलम हेडिंग जो है, कॉलम यानी वर्टिकल होता है, यू नो दैट। कॉलम हेडिंग इज कॉल्ड एज कैप्शन। कॉलम की हेडिंग को क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज कैप्शन। कैप्शन बोला जाता है, ध्यान में रखना। सीसी कॉलम कैप्शन, सीसी ध्यान में रहेगा, कॉलम कैप्शन। कॉलम की हेडिंग को बोला जाता है कैप्शन। और रो दैट मीन्स हॉरिजेंटल, रो क्या रहती है हॉरिजेंटल, उसकी हेडिंग को क्या बोला जाता है, स्टब्स। उसकी हेडिंग को क्या बोला जाता है, स्टब्स, STUBS, स्टब्स, STUBS, ठीक है ना, स्टब्स बोला जाता है। तो रो हेडिंग को स्टब्स बोला जाता है, कॉलम हेडिंग को कैप्शन बोला जाता है। और बोले सर आप इतना क्यों बता रहे हो ऐसे, अरे भाई ये भी पूछते हो ऑब्जेक्टिव में कि कॉलम हेडिंग इज कॉल्ड एज कैप्शन, रो हेडिंग, स्टब्स, नन ऑफ द अबव। तो क्या होगा आंसर, कैप्शन, दैट्स इट। रो हेडिंग इज कॉल्ड एज, जो भी ऑप्शन दिए होंगे उसमें से आपको क्या सिलेक्ट करना है, स्टब्स। ऐसे क्वेश्चन पूछते बिकॉज योर पेपर इज MCQ बेस्ड, आपका MCQ बेस्ड पैटर्न है, पेपर पैटर्न है, तो उसमें आपको टेबल ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा, बट टेबुलेशन में जो जो चीज़ें आप सीखोगे उसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछेंगे। इसलिए हमको पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, टोटल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए रिगार्डिंग टेबुलेशन, ठीक है। चलिए ग्रुप टाउन बी के बारे में अभी टेबुलेट करते डेटा को। तो सबसे पहले पॉपुलेशन जो 100% रहेंगे बाबा, तो 100 यहाँ पे लिख दिया मैंने। मेल्स वेर 55%, अगर मेल्स 55 है तो कहाँ लिखूंगा मैं, मेल्स 55 कहाँ लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा 7 नंबर के बॉक्स में। मेल्स 55 तो फीमेल्स कितने रहेंगे 45%, ये डेटा हमने निकाला, ठीक है। मेल नॉन कॉफी ड्रिंकर्स वे 30%, मेल नॉन कॉफी ड्रिंकर्स, नॉन कॉफी ड्रिंकर्स में मेल्स, ये हो गया। तो एक ये यहाँ पे मिट करता है, तो कितना है वो 30% है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 30%, मेल नॉन कॉफी ड्रिंकर्स 30%, ठीक है। फीमेल कॉफी ड्रिंकर्स वेर 15%, तो फीमेल्स में कॉफी ड्रिंकर्स, ऐसी फीमेल्स जो कॉफी ड्रिंक करती है, तो कितने हैं वो 15%, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 15%। बाकी के डेटा पर निकल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए
55% मेल्स है, उसमें से 30% नॉन कॉफ़ी ड्रिंकर मेल्स है, तो फिर रिमेनिंग जो है वो क्या हो जाएगा, 25% कॉफ़ी ड्रिंकर्स मेल्स हो जाएंगे। कोई प्रॉब्लम? क्लियर है? देन यहाँ पे देख सकते हो 45% में से 15% फीमेल्स जो है वो कॉफ़ी ड्रिंकर्स है, नॉन कॉफ़ी ड्रिंकर्स कितने हो जाएंगे, 30%, तो नॉन कॉफ़ी ड्रिंकर्स हो गए 30%। ठीक है, टोटल कर लो, वर्टिकल टोटल कर लेते, ये कितना हो जाएगा, 15 + 25 40, 30 + 30 60, तो वर्टिकल टोटल मैच कर रही है, एंड 55 + 45 100। हॉरिजॉन्टल टोटल भी मैच कर लो, 25 30 55, 15 30 45 एंड 40 60 100, हॉरिजॉन्टल टोटल भी मैच कर रही। तो दैट इन दैट वे हमारा टेबल परफेक्ट बना है। एक्यूरेसी ऑफ द डेटा इज हाईएस्ट लेवल, इज एट हाईएस्ट लेवल, तो एक्यूरेसी भी प्रॉपर 100% से एक्यूरेसी है। तो सिंपल है, आपका भी ये आया होगा। हाँ, आप में से किन लोगों ने, कुछ लोगों ने हो सकता है मेल्स एंड फीमेल्स यहाँ पे लिखा होगा, कुछ लोगों ने कॉफ़ी ड्रिंकर्स नॉन कॉफ़ी ड्रिंकर्स यहाँ पे लिखा होगा, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेबल फ्लेक्सिबल रहता है, एकदम रिजिड नहीं रहता है। तो स्टर्ब्स कैप्शन इंटरचेंज हो सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ इतना है, एक्यूरेसी डेटा प्रॉपर होनी चाहिए, डेटा की एक्यूरेसी एकदम प्रॉपर होनी चाहिए, और प्रॉपर सिक्वेंशियल मैनर में, यानी जो स्टर्ब्स है या कैप्शंस है वो आप प्रॉपर लॉजिकल एंड सिक्वेंशियल मैनर में उसको मेंटेन करना चाहिए वाइल प्रिपेयरिंग बॉडी ऑफ द टेबल। कि जैसे नहीं तो किसी ने टोटल बीच पहले ही लिख लिया तो वो नहीं चलेगा। टोटल यानी रो की जो टोटल है दैट शुड बी ऑलवेज एट कॉर्नर, राइट कॉर्नर में होना चाहिए, एंड कॉलम की टोटल बिलो द कॉलम हेडिंग वहाँ पे होना चाहिए, है ना, लास्ट में होना चाहिए कॉलम के, एंड रो की जो टोटल है वो राइट हैंड साइड में होनी चाहिए। तो वो उसके कुछ प्रोटोकॉल्स या कुछ उसके रूल्स है टेबुलेशन के जो अपन ने स्टडी किए। तो आपने अभी क्वेश्चन 1 किया है टाउन ए एंड टाउन बी के बारे में। आई होप आप में से काफ़ी लोगों का 100% करेक्ट आया होगा। अगर कुछ लोगों का नहीं भी आया होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम और एक क्वेश्चन करने वाले, तो पहले आप उसको करेंगे, बाद में हम उसको, बाद में मैं करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो कौन सा क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन 2, आपके नोट्स में दिया है क्वेश्चन नंबर 2, देखिए। और एक डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन है जो आपको करना है, ठीक है, ये आपको होमवर्क करना है। मैं आपको अभी ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आप जो है होमवर्क करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में उसको करूँगा, ठीक है। क्या दिया है थोड़ा पढ़ लेते, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में ये क्वेश्चन को हम अंडरटेक करते हैं। इन अ ट्रिप ऑर्गेनाइज्ड बाय कॉलेज देयर वर 100 पर्सन्स, द एवरेज कॉस्ट वर्क्स आउट टू बी 15.60 पर हेड। देयर वर 80 स्टूडेंट्स, ईच ऑफ हुम पेड ₹16। स्टूडेंट्स 80 थे, हर एक जन ने 16 रुपये पे किया। मेंबर्स ऑफ टीचिंग स्टाफ वेर चार्ज एट हायर रेट, एंड द नंबर ऑफ सर्वेंट्स वेर 6, ऑल मेल्स, एंड दे आर नॉट चार्ज, दे वेर नॉट चार्ज, उनको कोई चार्ज नहीं लिया गया। क्यों? अरे भाई, सर्वेंट्स आपने आपके ट्रिप के लिए लेके गए, तो दे आर नॉट फॉर एन्जॉयमेंट, वो तो बेचारे आप हमाली करना है ना, आपका सामान उठाने आए हैं, तो उनसे थोड़ी हम कुछ चार्जेस लेंगे, ठीक है ना। द नंबर ऑफ लेडीज वॉज 20% ऑफ द टोटल, ऑफ विच 2 वेयर लेडीज स्टाफ मेंबर्स। तो ये तो आपको इंटरप्रेट करना पड़ेगा, इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं करता, आपको खुद को इंटरप्रेट करना पड़ेगा। पहले आप सॉल्व करिए टेबुलर फॉर्म में, उसको प्रेजेंट करिए डेटा में, एंड उसके बाद डेफिनेटली मैं तो सॉल्व करूँगा, तो आप डेफिनेटली चेक कर सकते हो। सिर्फ हम थोड़ा सा क्लासिफिकेशन हेड्स के बारे में देख लेते हैं, कि जैसे डेटा में दिया है देयर आर स्टूडेंट्स, देन टीचिंग स्टाफ मेंबर्स एंड सर्वेंट्स ऑल्सो देयर, ठीक है ना। उसमें भी मेल्स फीमेल्स रहेंगी, तो वो भी आ जाएगा, फिर टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स भी आ जाएंगे। उसके अलावा कॉस्ट पर हेड और एक डेटा आपको दिया है, कॉस्ट भी दिया है, नंबर ऑफ पर्सन्स भी दिया है और कॉस्ट भी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो उसके साथ साथ कॉस्ट भी आ रहा है, तो आपका कॉस्ट पर हेड एंड टोटल कॉस्ट और एक बनेगा। तो क्लासिफिकेशन हेड्स क्या क्या बनेंगे, एक हो जाएगा स्टूडेंट्स, टीचिंग स्टाफ मेंबर्स एंड सर्वेंट्स, मेल्स फीमेल्स, कॉस्ट पर हेड एंड टोटल कॉस्ट। मेल्स फीमेल्स के बाद आप लगे तो और एक कॉलम डाल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स, उसके बाद कॉस्ट पर हेड एंड टोटल कॉस्ट, इसके हिसाब से आप कर सकते हो। तो फर्स्ट यू ट्राई दिस इज होमवर्क, एंड उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में फर्स्ट आई विल डू दिस प्रॉब्लम, फिर थोड़ी बहुत जो थ्योरी बचती है कंटेंट्स रिगार्डिंग टेबुलेशन या टेबल के क्या क्या कंटेंट्स होने चाहिए, वो हम ये प्रॉब्लम के थ्रू ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। मेरा तरीका ये ऐसा है कि जैसे स्टैट्स में कहा ना कहा कुछ प्रॉपर्टीज आती है, थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल पोर्शन आता है, तो हम पहले प्रैक्टिकली कर लेते हैं, हम पहले प्रैक्टिकली प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, एंड एक बार प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया तो थ्योरी समझने को बहुत ईजी जाता है, तो मुझे ज़्यादा उसमें समझाना नहीं पड़ता, बिकॉज आपने ऑलरेडी वो चीज़ कर चुके, तो आप बहुत क्विकली थ्योरी समझ लेते हैं।
अगर मैं पहले आपको थ्योरी समझाऊँ तो आपको ध्यान में नहीं आएंगे कि ये चीज़ें कैसे होते होते जा रही है, कैसे बनती जा रही है। तो बेटर वे पहले हम प्रॉब्लम करेंगे, फिर वो प्रॉब्लम के हेल्प से हम थ्योरी समझते जाएंगे। तो थ्योरी बहुत अच्छे तरीके से रिटेन भी करती है एंड समझ में भी वो बहुत 100% तरीके से आती है। तो वो मेरा तरीका है पढ़ाने का। आगे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ भी आएंगी, तो भी प्रॉपर्टीज़ विथ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स, उसके थ्रू हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ते जाएंगे। तो प्रॉपर्टीज जो है वो आपको जीवन भर ध्यान में रहेंगी, ये मेरी अश्योरिटी है। ठीक है, सो बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बेटा, ये होमवर्क जरूर करके रखना। ठीक है, आप ये होमवर्क करोगे तो ये आपको समझेगा कहाँ पे आप गलत हो रहे हो। अगर गलती हुई तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी गलती समझ में आएंगी। क्वेश्चन गलत हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी गलती समझ में आएंगी। और क्वेश्चन अगर सही हुआ तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो एनी हाउ आपका ही फायदा रहेगा। ठीक है ना, आपका कोई लॉस नहीं है। अगर क्वेश्चन गलत हुआ तो आपको आपकी गलती कहाँ हुई ये समझेगा, और क्वेश्चन सही आया तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो दोनों वे में आपका ही फायदा है। ठीक है, तो प्लीज़ डेफिनेटली डू दिस होमवर्क। ओके, चलो बाय बाय, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।